आज के इस लेक्चर में हम दो थ्रेड्स क्रिएट करेंगे। एक थ्रेड इंक्रीमेंट करेगा किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को और दूसरा थ्रेड डिक्रीमेंट करेगा। दोनों थ्रेड्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे और फाइनली दोनों थ्रेड्स के रन होने के बाद फिर हम देखेंगे कि फाइनल वैल्यू क्या आती है। वाइड स्टैटिक एक फंक्शन बना रहा हूं जो इंक्रीमेंट करे, वाइड स्टैटिक काउंटर, और एक फंक्शन लिख लेता हूं जो डिक्रीमेंट करे। कोई ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ वैल्यू 0 से, और यहाँ पर फॉर का लूप लगाता हूँ इन I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10,000 एंड I प्लस प्लस। और इसमें मैं कर देता हूँ वेरिएबल को प्लस प्लस, और यही कोड लिख देता हूँ डिक्रीमेंट में, और इसमें प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर लेता हूँ। इन दो फंक्शन से मैंने दो थ्रेड एक्सटेंड करने मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर p thread underscore t, tid1 एंड tid2, और यहाँ पर p thread underscore create, thread id, null, and address of function increment and argument is null। और यहाँ पर tid1 एंड 2। ओके, दो थ्रेड्स क्रिएट हो गए और यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ p thread underscore join tid1 null and p thread join tid2 null, और finally return 0। printf person d and var, वेरिएबल का नाम हमने var लिखा, ये रखा हुआ है, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 ही डिस्प्ले होना चाहिए। हमने इसको डिस्प्ले किया, इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की, var वेरिएबल की 0 है। मैंने 10,000 टाइम्स इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया और 10,000 टाइम सेम टाइम के लिए मैंने सेम नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इसको डिक्रीमेंट किया, और मुझे इसकी फाइनल वैल्यू लॉजिकली 0 मिलनी चाहिए। लेकिन देखते हैं, इसको सेव किया और इसको हम कंपाइल करते हैं। फाइन, एज एक्सपेक्टेड हमें इसकी वैल्यू 0 मिली है। ओके, मैं इस काउंट को बढ़ाता हूँ। इंटीजर कितने बाइट्स का होता है? 4 सर। 4 बाइट्स। 2 पावर 32 इज अ ह्यूज नंबर, तो मैं इसको कितना बढ़ा सकता हूँ? वन सर 100,000 कर दूं? 10,100,000? ओके, ये दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। इसको अब रन करके देखते हैं।
ये क्या, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंट किया और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स डिक्रीमेंट किया है, लेकिन मुझे फाइनल वैल्यू जीरो नहीं मिल रही, मुझे जीरो मिलनी चाहिए। पहले जीरो मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। मैं काउंट को, आइट्रेशंस को कम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे 50,000 कर देता हूँ और इसको भी 50,000 कर देता हूँ। फाइल अभी भी गलत आ रहा है। क्या वजह है? सर ये कर्नल मोड में ज़्यादा थ्रेड्स बन रहे हैं और फिर यूज़र मोड में थ्रेड्स नहीं हो रहे या सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे आपस में। इसका कर्नल और यूजर लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों यूजर लेवल थ्रेड्स हों या कर्नल लेवल थ्रेड्स हों, अगर कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि लिनक्स में यूनिक्स की इस वर्जन के अंदर टास्क क्रिएट होते हैं। ओके, तो जो कि हमारे लिए कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, हम उन्हें कर्नल लेवल थ्रेड्स के तौर पे लेंगे। नाउ अब अगर मैं काउंट कम कर दूं, 5,000 पे ले आऊं, अब ये काम करेगा। अब जीरो है। सर अगर हम लॉन्ग इंटीजर यूज़ करें और वो जितनी फर्स्ट टाइम वैल्यू दी थी आपने, फिर भी ये एरर आएगा। आप समझ रहे हैं कि ये कंटेनर छोटा है। 5,000, 5,000 आप समझ रहे हैं कि ये क्या इंटीजर में ये 100,000 आ नहीं सकता या 50,000 नहीं आ सकती वैल्यू? सर माइट भी इस वजह से एरर आ रहा हो। अच्छा चलें, आप कहते हैं लॉन्ग इंट करके इस कंटेनर को मैं 4 बाइट से, ये आई को 4 बाइट से 8 बाइट्स पे कर दूं। ओके, ये काम कर लेते हैं। चलें, मैं इसकी वैल्यू को दोबारा 50,000 कर देता हूँ। 50,000 एंड 50,000, देखें ये सेम है, तो सेम कलर आ गया ना। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। अब तो आपने 8 बाइट्स का कर दिया और 50,000 तो बहुत छोटा नंबर है। 2 पावर 64 इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है? 50,000 तो बहुत छोटा नंबर है। अच्छा, अगर मैं एक थ्रेड पहले पहले बना के फिर वैल्यू को डिस्प्ले करता हूँ, मैं सिर्फ एक दफ़ा इंक्रीमेंट करके देखता हूँ। मैं इसको डिक्रीमेंट नहीं करता, एक ही थ्रेड है। अब देखते हैं 1000 तक इंक्रीमेंट हुआ। यस सर। और अगर मैं दूसरा थ्रेड पहले को डिसेबल कर दूं और दूसरे को इनेबल कर दूं, तो वैल्यू मुझे -50,000 मिलनी चाहिए। ये भी ठीक है, इसका मतलब है दोनों थ्रेड्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं अलग अलग। अच्छा, सीरियली चला के देखते हैं। मैं कहता हूं कि आ, एक थ्रेड कंप्लीट हो, फिर दूसरा एग्जीक्यूट हो। अब देखिए, मैंने एक को तो क्रिएट किया और साथ ही ज्वाइन कर लिया, ताकि दूसरा क्रिएट तब हो जब पहला कंप्लीट हो जाए। मींस कि अब ये दोनों पैरेलल में नहीं चलेंगे, दोनों सीरियली चलेंगे। ये लॉजिक समझ आई है जो मैंने की है? यस सर। ओके, अब मैंने इसको सेव किया और इट्स वर्किंग परफेक्टली। अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसको सीरियली चलाया, बिल्कुल ठीक काम किया। इंडिविजुअली चला के देखा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर रहा है 50,000 टाइम्स, डिक्रीमेंट वाला डिक्रीमेंट कर रहा है। इंडिविजुअली भी ठीक काम कर रहे हैं, सीरियली चलाए बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब हम दोनों को पैरेलल में चलाते हैं, और पैरेलल में भी छोटी वैल्यू के लिए ठीक काम करते हैं, जब वैल्यू बड़ी करते हैं तो तब प्रॉब्लम होती है।
इसको मैं वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ। देखिए अब दोनों पैरेलल में चलेंगे थ्रेड, तो वैल्यू सेम नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही है। जीरो ठीक है नहीं आ रही, लेकिन हर दफा वैल्यू डिफरेंट आती है। ये ऑब्जर्व किया आपने? यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल कोई कोई बग है, कोई इशू है हमारे कोड में, कोई प्रॉब्लम है इसके एग्जीक्यूशन में। सर इनके बीच टाइम शेयरिंग सिंक नहीं हो रही, ये तो इशू नहीं? चलें उस पर भी आते हैं। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम पे आना है कि प्रॉब्लम है क्या, हम उसको बिल्कुल अभी डीपली देखेंगे। अगर मैं इस काउंट को कम कर देता हूँ, 5000 कर देता हूँ, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितनी दफा चलाऊंगा आंसर जीरो ही आएगा। अब हो क्या रहा है, अब क्यों ठीक आ रहा है? अब इसलिए ठीक आ रहा है कि हमारा जो टाइम स्लाइस है वो इतना, मतलब कि टाइम स्लाइस के अंदर अंदर लूप आइटरेट हो जाता है। तो ये एक किस्म के सीरियली चल रहे हैं, पहले एक थ्रेड कंप्लीट हो जाता है फिर दूसरा कंप्लीट होता है। जब मैं अपना काउंट बहुत बड़ा कर लेता हूँ, लूप की आइटरेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि जब एक थ्रेड को कंट्रोल मिलता है तो टाइम स्लाइस ओवर हो जाता है और उसे दरमियान में लूप को छोड़ के दूसरे लूप को आइटरेट करना पड़ता है। चलें, अगर ये बात समझ नहीं आई, मैं इसकी अब वजह पर आता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। वी प्लस प्लस में जब हम ये काम करते हैं तो एक्चुअली कंपाइलर इसका कोड कुछ इस तरह जनरेट करता है। होता यह है कि इस वेरिएबल को प्लस प्लस करने के लिए सबसे पहले इसे किसी रजिस्टर में मूव करना पड़ता है। रजिस्टर कोई भी R1 रजिस्टर है, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू को पहले मूव करना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएबल जो कि मेमोरी में पड़ा हुआ है, मेमोरी में रिजाइड कर रहा है, उसके कंटेंट्स रजिस्टर में आएंगे R1 में, और फिर R1 के कंटेंट्स में इंक्रीमेंट होगा 1 का, और फिर रजिस्टर की वैल्यू वापस वेरिएबल के अंदर राइट होगी, यानी कि मेमोरी में मूव हो जाएगी। सिमिलरली जब आप वेरिएबल माइनस माइनस करेंगे तो यही काम होगा, रजिस्टर के अंदर वेरिएबल मूव होगा, फिर रजिस्टर के कंटेंट्स डिक्रीमेंट होंगे और वापस मेमोरी में यानी कि वेरिएबल में मूव हो जाएंगे। अब होता यह है कि टाइम शेयरिंग हो रही है दोनों के दरमियान, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब टाइम स्लाइस कभी भी एक्सपायर हो सकता है। तो हुआ ये कि पहले ये दो इंस्ट्रक्शंस चली, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, फिर ये दो इंस्ट्रक्शंस चली, यानी कि पहले नंबर पे ये, फिर ये दो इंस्ट्रक्शंस चली दूसरे नंबर पे, टाइम स्लाइस ओवर हो गया, और फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, और फाइनली ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। तो हम इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या फाइनल वैल्यू वेरिएबल में क्या राइट हो रही है। अब देखा जाए कि एक दफ़ा अगर मैं इंक्रीमेंट करूं और एक दफ़ा डिक्रीमेंट करूं तो मुझे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है तो एक दफ़ा इंक्रीमेंट और एक दफ़ा डिक्रीमेंट होने के बाद मुझे वेरिएबल में 0 ही मिलना चाहिए। लेकिन टाइम शेयरिंग में टाइम स्लाइस कहीं भी एक्सपायर हो सकता है, तो उससे देखते हैं कि वेरिएबल में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। मैं इसको इसी ऑर्डर में लिख लेता हूँ। पहले ये दो इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, मैं वो लिख लेता हूँ। R1 के अंदर वेरिएबल मूव हुआ और R1 इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद R2 के अंदर वेरिएबल मूव हुआ और R2 जो है वो डिक्रीमेंट हो गया, और फिर वेरिएबल के अंदर R1 मूव हुआ और फिर वेरिएबल के अंदर R2 मूव हुआ।
मैंने ये जो जिस तरह टाइम शेयरिंग हो रही थी इसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख लिया। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं। ओके, हम कहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू 0 है जो कि रीड होके R1 में आ गई। उसके बाद R1 प्लस 1 हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया, देखो ना, 0 प्लस 1 इज 1, तो R1 में अब 1 है। फिर वेरिएबल में क्या था, 0 था, वो R2 में 0 मूव हो गया, और 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1। उसके बाद R1 में क्या लास्ट टाइम था, 1, इसके अंदर 1 था तो वेरिएबल के अंदर 1 आ गया, और R2 में -1 था तो वेरिएबल के अंदर -1 आ गया। फाइनल वैल्यू जो वेरिएबल में राइट हुई वो है -1। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दफ़ा इंक्रीमेंट और एक दफ़ा डिक्रीमेंट किसी भी ऑर्डर में कर लिया जाए, पहले डिक्रीमेंट कर लिया जाए फिर इंक्रीमेंट, या पहले इंक्रीमेंट कर लिया जाए वेरिएबल को बाद में डिक्रीमेंट किया जाए। दोनों सूरतों में हमें वेरिएबल में 0 ही मिलना चाहिए क्योंकि उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। लेकिन टाइम शेयरिंग की वजह से हमें रॉन्ग वैल्यू मिल रही है। तो टाइम शेयरिंग यानी कि टाइमर इंटरप्ट कभी भी आ सकता है। ये 3 इंस्ट्रक्शंस अगर इकट्ठी चले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 इकट्ठी चले फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता यह है कि इन तीनों में से एक या दो इंस्ट्रक्शंस चलती हैं और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, कंट्रोल इससे लेकर इसको दे दिया जाता है, और फिर अभी इसकी पार्शियल इंस्ट्रक्शंस यानी कि अभी हाफ इंस्ट्रक्शंस चलती हैं या एक इंस्ट्रक्शन या दो चलती हैं, तो उसके बाद टाइमर इंटरप्ट की वजह से कंट्रोल लेकर वापस इसको दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से हमारे वेरिएबल के अंदर अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है, और वो हर दफ़ा डिफरेंट है, सेम नहीं होगी, हर दफ़ा डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि टाइमर इंटरप्ट कभी भी आ सकता है। सर जी इसका मतलब टाइम पैरेलल प्रोसेसिंग में भी फिर यही प्रॉब्लम अकर होगी या उसमें नहीं होगी ये? यही होगी, उसमें भी यही होगी। ठीक उसकी है। रीज़न ये है कि मेमोरी में जो फाइनल वैल्यू राइट होगी वो क्या है, क्योंकि मेमोरी तो आपकी मेमोरी में तो राइट का ऑपरेशन सीरियलाइज है, वो तो सीरियल ही होना है। मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल प्रोसेसेस एक वेरिएबल के अंदर राइट कर रहे हैं तो वो सेम टाइम पे तो नहीं राइट कर सकते। अगर वो सेम टाइम पे डाटा सेंड भी करेंगे तो वो तो क्यू में किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर में सीरियलाइज हो जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू उस वेरिएबल में राइट होगी वही वैल्यू होगी। तो चाहे मल्टीटास्किंग हो या मल्टी प्रोसेसिंग हो, दोनों सूरतों में हमें रिजल्ट्स जो हैं वो रॉन्ग मिलेंगे, वो ठीक नहीं मिलेंगे। हमें इंश्योर करना है कि ये तीनों इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली बगैर इंटरप्शन के परफॉर्म हों, या तो ये ऑपरेशन स्टार्ट ही ना हो, या तो एक भी इंस्ट्रक्शन ना इसमें से एग्जीक्यूट हो, अगर हो तो तीनों हो। और ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है कि राइट का ऑपरेशन शेयर्ड नहीं है। देखिए यहाँ भी वेरिएबल प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट हो रहा है, वेरिएबल अपडेट हो रहा है, यहाँ भी राइट हो रहा है वेरिएबल में, और सेम टाइम पे हो रहे हैं, चाहे मल्टीटास्किंग से हो या मल्टी प्रोसेसिंग से हो, वो तो सेम टाइम पे रहे हैं। मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग हो रही है लेकिन वो एक्चुअली कहीं भी टाइम स्लाइस ओवर हो सकता है। अभी ऑपरेशन कंप्लीटली परफॉर्म ही नहीं हुआ था, यहाँ पर टाइम स्लाइस ओवर हो गया। ये ऑपरेशन भी अभी कंप्लीटली परफॉर्म नहीं हुआ था, अभी दो इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हुई थी, तो टाइम स्लाइस ओवर हो गया। मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग दोनों में राइट का ऑपरेशन शेयर्ड नहीं है। हम सेम टाइम पर राइट का ऑपरेशन सेम वेरिएबल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। शेयर्ड वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल है ये शेयर्ड है। अगर ऐसा होता यहाँ पर वेरिएबल 1 होता और यहाँ पर वेरिएबल 2 होता फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल शेयर्ड है दोनों थ्रेड्स में, और दोनों थ्रेड्स राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और राइट का ऑपरेशन है वो शेयर्ड ही नहीं है। राइट का ऑपरेशन किसी दूसरे ऑपरेशन के साथ शेयर्ड नहीं है। रीड का ऑपरेशन शेयर्ड है, अगर से दोनों वेरिएबल्स रीड हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ वेरिएबल को और एट द सेम टाइम यहाँ भी सी आउट करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ वेरिएबल को, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी रीड हो रहा है, यहाँ भी रीड हो रहा है, रीड का ऑपरेशन रीड के साथ शेयर्ड है, लेकिन राइट का ऑपरेशन शेयर्ड नहीं है। राइट का ऑपरेशन रीडर के साथ भी शेयर्ड नहीं है। जब राइट हो रहा होगा उस वक्त रीड नहीं होना चाहिए।